नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो आवेशित गोले थे उनसे संबंधित न्यूमेरिकल किए थे। गोले अपन तीनों पढ़ चुके हैं। समान रूप से आवेशित खोखला गोला, आवेशित चालक गोला और समान रूप से आवेशित कुचालक गोला। उससे पहले अपन ने अनंत लंबाई का आवेशित तार यानी रेखीय आवेश पढ़ा था। ये चार हम एप्लीकेशन गाउस के नियम के बाद कर चुके हैं। अब अगली एप्लीकेशन आएगी, यानी एप्लीकेशन नंबर 5 कहते हैं इसे अपन। ऑर्डर पे मत जाइए, आप तो जो हो रही है उन एप्लीकेशंस को देखिए। क्लियर? ऑर्डर तो अब चौथी है, पांचवी है, ये मेरे को भी ध्यान नहीं रहता है। अब अपन ले रहे हैं अनंत विस्तार की आवेशित अचालक, है ना। अचालक को आप परा विद्युत भी कह सकते हैं, है ना। परत के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सब अब जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो सिस्टम मैंने लिख दिया। एंडलेस है, मतलब अनंत विस्तार है। परत को आप समान रूप से आवेशित लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अचालक परत है, उसको पराविद्युत भी कहते हैं, कुचालक भी कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं। अचालक परत के कारण, ये परत नहीं लिखा मैंने, पर लिख दिया। परत के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। वही दो पार्ट इसके होते हैं, छोटे छोटे। पहला पार्ट आपको आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना है। दूसरे पार्ट में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा दोनों काम करने से पहले मैं आपके सामने सिचुएशन रख दूं कि आप जो आवेशित परत है उसके चित्र को दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखो सर, है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं वह आवेश की एकल परत है, अनंत विस्तार की है। तो ये सब मैंने उसको इस बोर्ड के तल के लंबवत दिखा दिया। तो चित्र बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप परत को बोर्ड के तल के लंबवत रख दें, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। मतलब आपको जो कंफर्ट हो वो आप करें। दूसरा तरीका ये है कि अनंत विस्तार को तो हम बोर्ड पे ले नहीं पाएंगे, तो उसका एक पीस हम काट कर बोर्ड पे दिखा दें। ये जैसे मान लो ये मैंने अनंत विस्तार की आवेशित परत का एक पीस आपको दिखा दिया, है ना। तो सब मेरे कहने का मतलब है कि अपन एप्लीकेशन तो भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप बस ये ध्यान रखें कि जो फिगर है वह ऐसी भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं। और फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपन ज्यादा ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में भले ही मैं आपको दोनों दिखा दूं, लेकिन फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूंगा तो फिर मुझे एक ही रखनी पड़ेगी। तो मैं आपका दर निकालने के लिए ऐसा करता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने वाले दो चित्र बना देता हूं, है ना। फिर गणना करने वाला तो फिर मैं एक ही चित्र रहने दूंगा, है ना। तो सब पहला, गणना से पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। दो पार्ट का टॉपिक होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में
थ्योरी वगैरह लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। तो एक चित्र तो मैंने ऐसे बना दिया। दिशा के लिए दो चित्र बना रहा हूं मैं, आपको ये बताने के लिए कि आप जैसा चाहें वैसा चित्र ले सकते हैं, है ना। लेकिन मूल काम जो अपना है विद्युत क्षेत्र की गणना, उसमें भी मैं दो चित्र नहीं लूंगा, है ना। उसमें एक चित्र से ही करूंगा, बस ये इससे समझा देता हूं आपको दिशा से, आप चाहें तो वो भी उससे करें। ये सब प्रेक्षण बिंदु P परत के समूह यानी सामने r दूरी पर है। यहां पर दिखाएंगे आप तो यहां पर सब कुछ सिंपल पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना। परत आवेशित लेनी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अनंत विस्तार है, अगर अनंत विस्तार को आपने आवेश दिया Q तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश रह जाएगा 0, और एकांक क्षेत्रफल में आवेश 0 तो परत आवेशित नहीं है, और परत आवेशित नहीं तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्यों करनी। तो डेफिनेटली परत तो आवेशित है, तभी आप विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। परत आवेशित है, आप आवेश दे नहीं सकते, तो फिर आप मान लो इकाई क्षेत्रफल में आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है ना। तो ये आप अज्यूम कर लो, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हो और ऑब्जेक्ट आवेशित नहीं है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो साहब हमने एक लाइन शुरू में लिख देनी है, माना परत के इकाई क्षेत्रफल पर आवेश अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब मेरी बात को समझना बच्चों, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है और मैं बार बार याद इसलिए दिलाता हूं कि बात पुख्ता होने लगे। एकांक क्षेत्रफल में आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जब आप दर्शा रहे हो, सिग्मा डिनोट कर रहे हो, तो इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब तो पृष्ठ या परत समान रूप से आवेशित है। अगर सरफेस समान रूप से आवेशित नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप सिग्मा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सिग्मा लिखते आप एक बात तो ये समझ लें कि परत समान रूप से आवेशित है। दूसरी बात ये समझ लें कि परत के इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है। अब सर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए परत पर बिंदुओं से समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश ले लेते हैं। ये समान दूरी पर है, यानी ये भी L दूरी पर है तो ये वाला भी L दूरी पर। मैंने आपसे पिछले उसमें भी कहा था कि जब हम अल्पांश लेते होते हैं, या यूं कह दें जब हम दिशा ज्ञात कर रहे होते हैं, उस समय हम कैलकुलेटिव पार्ट को बीच में नहीं लाते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट को इरेज करने की कोशिश करते हैं। वो कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए टोटली, उसको अवॉइड करते हैं, ऐसा बोल दो आप, है ना। तो अवॉइड करते हैं, सिमेट्री लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो आपने अल्पांश ली जो समान क्षेत्रफल के, इसका क्षेत्रफल है ds, ये ds है ना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो ds क्षेत्रफल में आवेश कितना हो गया, सिग्मा ds। एग्जैक्टली सेम ईयर, इधर भी वही है, सिग्मा ds सिग्मा ds। ठीक है सर। अब अगली बात ये रही कि किसी भी विस्तार पर जब आप अल्पांश लेते हो तो वह अल्पांश सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। लेते ही तब है, उस अल्पांश के लेने के पीछे पर्पज यही है कि हम उस बड़े विस्तार में भी बिंदु आवेश को ढूंढते हैं, आभासित करते हैं, कल्पना करते हैं, इसीलिए अल्पांश लेते हैं, वरना अल्पांश लेने का कोई औचित्य है ही नहीं। क्लियर सर।
तो साहब ये अल्पांश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। दिशा देखनी आपको P पर, तो P पर आप रख दीजिए +1। ये आपको मैंने बता चुका कि विद्युत क्षेत्र का आप न्यूमेरिकल करेंगे तो भी बड़ी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर यानी बिंदु पर जहां पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं वहां पर अब एकांक धनावेश रखें। दोनों अल्पांश बिंदु आवेश की भांति दोनों समान दूरी पर है, तो बिंदु P की दूरी भी अल्पांशों से समान होगी। सभी सिमेट्री होने के कारण हम जान सकते हैं ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस भी प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र के अलग होने का कोई कारण नहीं है, तो दोनों अल्पांशों के कारण सभी समानताओं को देखते हुए विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। एग्जैक्टली सेम हियर, है ना? प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और जिधर बल की दिशा, इधर थोड़ा सा स्लो सुना देता हूं, उधर हो सकता है फास्ट हो गया, ये पॉजिटिव रिपल करेगा। जिधर बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होती है। ये प्लस इस +1 को रिपल करेगा, जिधर बल वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र सदैव प्रेक्षण बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है ना? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जब भी जाननी हो तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर +1 रख दो, है? उस +1 पर जिधर बल लग रहा है बस विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होती है। तो सब इसमें भी सेम, उधर भी सेम। विद्युत क्षेत्र समान है लेकिन भिन्न दिशाओं में है। समान लेकिन भिन्न दिशाओं में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र हेतु ओपी की दिशा में व ओपी के लंबवत विद्युत क्षेत्र के घटक लेते हैं परिणामी ज्ञात करने। सब ये कोण अगर मैं थीटा अज्यूम करता हूं तो ये भी डेफिनेटली थीटा ही होगा। एग्जैक्टली सेम हियर, थीटा एंड थीटा। चलिए, अब सब डी का ये घटक कोण की दिशा में डी cos थीटा और ये वाला घटक डी sin थीटा। एग्जैक्टली अगर नीचे वाले विद्युत क्षेत्र के लिए अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र को लें तो ये घटक डी cos थीटा एंड दिस डी sin थीटा। एग्जैक्टली सेम हियर, कोई अंतर अब दिख ही नहीं रहा होगा आपको। ये डी cos थीटा ऊपर वाले के कारण और ये डी cos थीटा नीचे वाले के कारण और ये डी sin थीटा वर्टिकल यानी ऊर्ध्व घटक हो गया। ठीक है साहब, क्लियर? अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्व घटक है यानी वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में है, तो कैंसिलेशन होगा, निरस्त होगा, वहां भी यहां भी। लेकिन क्षैतिज घटकों को अगर आप देखें तो ये सेम डायरेक्शन है, एक सेम डायरेक्शन में है। दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते। तो स्वाभाविक है ये जो क्षैतिज दिशा में है यही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। इस दिशा को अब चाहो तो आप ईटा के बोल दो, पर ये दिशा है ना, तो इसका मतलब पहली बात तो एक एक बात बारी बारी से करें। मैं अब दो चित्र नेक्स्ट में नहीं बना रहा, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वाला पोर्शन था, इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे आप? अगर आप एकेडमिक में इसको ले रहे हैं तो स्टार्ट में पहली लाइन लिखनी है आपको, माना परत की इकाई क्षेत्रफल में आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। जब आप ऐसा बोल देते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस परत की बात कर रहे हैं वह आवेशित है और उसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है। तो ये पहली लाइन लिखना ही चाहिए।
अब दूसरी लाइन, ये जो परत है ये आवेश की एकल परत है। ये थोड़ी डेप्थ वाली बात है, ये हर जगह लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। जिस परत को हम अज्यूम कर रहे हैं, चाहे इधर चाहे इधर, ये आवेश की एकल परत है। यानी जस्ट ए पेज, जो आपका राइस पेपर होता है या आपकी कॉपी का पेज होता है, कॉपी का पेज तो थोड़ा मोटा मान लो, उससे पतले की बात सोचो। एक जगह पर एक ही आवेश है, एक जगह पर आवेश की दो लेयर नहीं है। तो ये आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है। अपन वो टॉपिक में भी कर सकते थे, अनंत विस्तार की आवेशित पतली, पतली भी लिख सकते थे। अचालक परत के कारण, ये परत लिखने के पीछे कारण यही है कि आप ये समझें कि हाँ, जिसकी बात करने जा रहे हैं ये वास्तव में बहुत पतली है। तो आप, ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं ये बात, अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये कंसेप्ट तो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। मतलब चलो ठीक है, मत लिखो, पहली लाइन आपने वही लिख दी, ये मत लिखो कि साहब ये आवेश की एकल परत है, लेकिन आपको तो दिमाग में रख के चलना पड़ेगा आवेश की एकल परत है। तो उसी तरह से तो आप इसका इंपैक्ट दर्शाएंगे, क्योंकि अभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना बाकी है। अभी तो आपने निकाला ही क्या है, दिशा निकाली है ना। तो ये आवेश की एकल परत है, या आप जहन में रख के चलें। एकल परत का अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। एकल परत का सिंपल सा अर्थ है कि सब एक जगह पर एक ही आवेश है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक जगह दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा ज्यूम करके चले। चलो सर, फिर आपको तो पहली लाइन आपने लिखी दी, देखिए आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। फिर आप चित्र बनाएं। चित्र दोनों नहीं बनाने हैं, ये आप ध्यान रखना। कई बार आपकी हरकतों की वजह से टीचर भी घबरा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने दो चित्र बना दिए, तो कई बच्चे ऐसे कलाकार भी होते हैं एकेडमिक वाले कि वो दोनों ही बनाए आएंगे। नहीं, ये दोनों नहीं बनाने, आप एक चित्र बनाओ। आपको ये बेटर लगता है तो ये बनाओ, एक्सप्लेनेशन मत दो। वो जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है एकेडमिक में, वो जानता है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि आप ऐसा चित्र दर्शाकर क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्या है, थ्योरी मिनिमाइज होनी चाहिए। मिनिमाइज अति आवश्यक हो तभी वही थ्योरी लिखिए। ऐसे एक्सप्लेन मत करिए कि ये आवेश की एकल परत है और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस से। वो समझता है, जब मैं समझ रहा हूं तो वो भी समझता ही होगा। मैं भी फिजिक्स का ही टीचर हूँ, वो भी फिजिक्स का ही टीचर होता होगा। ये तो है नहीं कि बायोलॉजी का टीचर फिजिक्स की कॉपी जांचेगा। तो आपको डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से एक चित्र बनाएं। अभी आपने एक ही लाइन लिखी ऊपर, फिर आपने चित्र बनाना। हाँ, ये जरूर है, अगर साइंस वाले बच्चे अच्छा चित्र नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो चित्र जितना क्लियरिटी होगी, चाहे देखो आप इसको, चाहे देखो आप इसको, जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी स्वाभाविक इंप्रेशन उतना ही बेटर होगा, है ना। तो आपने दोनों में से एक चित्र बना देना, ये यही है। दोनों में एक्सप्लेनेशन तो सेम ही सी। आफ्टर दैट बस आपको चित्र बनाने के बाद एक लाइन लिख देनी है। अतः चित्र से स्पष्ट है कि आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत होता है। तो एक लाइन आपने स्टार्ट में लिखी, एक फिर चित्र बनाया, फिर एक लाइन नीचे लिखी, यह आपका पहला काम खत्म, है ना। क्लियर होगी बात। एक देखो, टाइम टू टाइम कोर्स चेंज होते रहते हैं। आप डायरेक्ट भी तो जानते हो इस बात को। अगर आवेश की एकल परत है तो अज्यूम करो एक कागज आपके सामने खड़ा रख लो, यूं इस तरह से जैसे मैं हाथ कर रहा हूं। अनंत को तो आप हाथ में ले भी नहीं सकते, तो एक कागज का टुकड़ा ले लो, उसका पार्ट जैसे अपन ने बोर्ड पे बना रखा है। अब जब ये समान रूप से आवेशित है तो इसका इफेक्ट इधर और इधर
समान ही तो होगा, क्योंकि जो हाथ जिससे मैं परत को दर्शा रहा हूं वो आवेश की एकल परत है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। जब आवेश की एकल परत है तो उसका इफेक्ट इधर और इधर दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए। दोनों तरफ वो इफेक्ट अलग अलग हो, इसका तो कोई कारण ना आपको सूझेगा ना मुझे सूझेगा। तो प्रेक्षण बिंदु अभी मैंने इधर लिया है, इधर ले लेता तो क्या फर्क पड़ता? नथिंग, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए पहले ही मैंने आपके जहन में क्या बिठा दिया कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आवेश की एकल परत है। आपको जंक्शन के लिए बता दूं, जस्ट एक कपड़े के लिए सोच लो आप, एक कपड़ा जैसे रुमाल ही सोच लो, इतना तो सोच ही सकते हो आप, तो जस्ट रुमाल सोच लो, या आपके रजिस्टर का कागज सोच लो। रे ये बस थोड़ा सा मोटाई मत सोचो, मोटाई सोच लोगे तो लफड़ा हो जाएगा। बस है तो परत वही, या तो आपका रुमाल है या रजिस्टर का कागज है, बस फर्क इतना सा है कि इसमें एक सोच अपनी तरफ से रखनी है कि ये जो भी है, चाहे रुमाल या कागज, दोनों पर एक जगह पर एक ही आवेश है। अगर आप पॉजिटिव जूम करते हो तो ऐसा जूम कर लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक एक जगह पे एक एक ही पॉजिटिव है। इतना सा जंक्शन एक्स्ट्रा का। जब एक जगह पर एक ही पॉजिटिव है, सब जगह ऐसा ऐसा है, तो इसका मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां लू, चाहे यहां लू, यहां 5 सेंटीमीटर दूर और यहां 5 सेंटीमीटर दूर, इम्फेक्ट तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि परत समान रूप से आवेशित है और आवेश की एकल परत है, सिंगल लेयर है, तो उसका इफेक्ट दोनों तरफ बराबर ही होना चाहिए, है ना? तो ये तो सब आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना की, है ना? अब अपने को दिशा के बाद कैलकुलेशन करनी है ना? तो अब अपन नेक्स्ट जाते हैं कैलकुलेशन को। अब विद्युत क्षेत्र की गणना, है ना? तो सब सेकंड पोर्शन, विद्युत क्षेत्र की गणना। चलो सर, है ना? चित्र को वापस रिप्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा लाइन वगैरह ये इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर देना था। तो अपन साहब अनंत को तो नहीं ले सकते, एक पीस अपन ने अनंत का ले लिया। चार्ज यानी आवेशित है, तो इस तरह से आवेश को थोड़ा सा दर्शा दो ताकि वो आवेशित होने का फील हो जाए, है ना? फील हो कि हाँ, नहीं भी लिखोगे तो अगर अभी अपन सिग्मा लिखेंगे तो उससे सब क्लियर होना ही। ये लिख दिया साहब मैंने, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया कि साहब ये आवेश की ये आवेशित परत है ना? अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बारे में सोचो आप। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। अपन ने जो चित्र पहले बनाया उसमें इधर लिया आर दूरी पर, लेकिन स्वाभाविक है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सम्मुख ये भी है और सम्मुख ये भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि परत अगर बीच में है तो बिंदु आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है? अब विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हम गाउस के नियम का इस्तेमाल करेंगे। गाउस के नियम का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब गाउसी पृष्ठ यानी बंद काल्पनिक पृष्ठ बनावे, है ना? अब कैसी पृष्ठ बनेगी, तो चलो अपन उस पर चर्चा करते हैं। ये लिखने नहीं होते, ये चर्चा के विषय। तो सब ये परत मैं बिंदु पी यहां भी ले सकता हूं आर दूरी पर, और बिंदु पी यहां भी ले सकता हूं आर दूरी पर। मेरी हेल्थ अच्छी खासी होने के कारण हाथ तो थोड़ा मोटा ही दिखेगा, पर मैं कह तो परत ही रहा हूं, तो मेरे हाथ की जगह आप रुमाल अज्यूम कर लें। लिया तो मैंने टुकड़ा ही है अनंत का, इसीलिए थोड़ा कटा कटा दिखा दिया ऊपर नीचे से, ठीक है? तो बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब इस बिंदु पे भी ज्ञात करनी हो सकता है, इस बिंदु पे भी, वो पी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी, ये बात हो चुकी। अब गाउसी पृष्ठ बनाए तो गाउसी पृष्ठ को हम फर्स्ट टू फॉलो करते हैं उसकी बात को। पहली बात तो
ऐसी पृष्ठ बनाना जिस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो हमने r दूरी पे लिया था वह गाउसी सरफेस पर होना चाहिए, यानी गाउसी पृष्ठ पर होना चाहिए। अब आप ये हाथ तो उठाने जा रहा हूं मैं, इस जगह परत अज्यूम कर लो आप, मेरे 3 हाथ तो है नहीं, अब यहां परत अज्यूम कर ली, अब इस हाथ को हटा रहा हूं, है ना। अब बिंदु P यहां पर है और यहां पर है, बीच में परत है, बीचों बीच। ये भी परत से r दूरी पर, ये भी r दूरी पर है। अब बिंदु P पर सरफेस भी बनानी है, और सरफेस भी ऐसी बनानी है जिस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। तो ऐसा करो, बिंदु P पे समतल सरफेस बना दो, समतल। अब ये समतल बनाई तो ये समतल पृष्ठ परत से समान दूरी पर है, तो इन समतल पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ही होगी। असमान होने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो इन दोनों सरफेस पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब इनको चाहो तो आप रेक्टेंगल यानी आप आयताकार बना लो, और आप इजी चाहते हो तो इन दोनों समतल पृष्ठों को वृत्ताकार ले लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आयताकार भी ले सकते हो, वृत्ताकार भी ले सकते हो, है ना। तो आपने 2r दूरी पर 2 वृत्त ले लिए, या 2r दूरी पर 2 आयत ले लिए, क्लियर। लेकिन ये तो बंद पृष्ठ नहीं हुई, ये तो ओपन है। अब बंद कैसे करें? तो अगर आपने वृत्ताकार सरफेस लिए तो इन दोनों को बंद करने के लिए बेलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपकी गौसीय पृष्ठ बेलनाकार हो जाएगी। और अगर आपने आयताकार लिए तो घनाभ जैसा बनेगा, है ना, घनाभ बनेगा, जिसके 4 जो हैं सरफेस, उनका एरिया तो समान होगा और इधर उधर ढक्कन वालों का एरिया अलग होगा। तो आप आयताकार लेते तो घनाभ बनता, और अगर आप ये वृत्ताकार सरफेस ले रहे हो तो मैंने वो बंद करना पड़ेगा। गौस ओपन सरफेस पर काम नहीं करेंगे, तो सब बेलनाकार गौसीय पृष्ठ। अब सब मैं आपको दिखाता हूं, ये आर पार से गुजरने वाली, है ना, ये आर पार से गुजरने वाली, है ना, ये दिखा दी सब, ये बेलन। अब ये बेलन तो इस परत को फाड़ के निकला है, तो फाड़ के निकला है तो ये दिखा दूं थोड़ा सा। इस बेलन का काट क्षेत्रफल, यानी उधर भी वृत्त है इधर भी वृत्त है, तो इन वृत्तों का क्षेत्रफल मैंने मान लिया S। ये बिंदु O भी है यहां पर, है ना, ये r दूरी पर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इधर से लेके उधर तक की 2r होगी सब। P से P की दूरी, मतलब इधर लू इधर r दूरी पर, इधर r दूरी पर, तो 2r लंबाई का बेलन हो गया, और बेलन का क्षेत्रफल हो गया या काट क्षेत्रफल S। तो सब आपने सिंपल लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए 2r लंबाई व S काट क्षेत्रफल की बेलनाकार, ये ओ को मिटा देता हूं, थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है ना। अब आप अज्यूम कर लो वहां पे ओ है, एस दिखाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना। तो सब परत से समान दूरी पर आपने वृत्ताकार सरफेस ली, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको तो डायरेक्ट लिखनी है कि साहब हमने जो बेलनाकार गौसीय पृष्ठ ली उसकी लंबाई 2r है, और उसके जो वृत्ताकार सरफेस है उनका क्षेत्रफल S है ना। तो इस बेलनाकार गौसीय सरफेस के अंदर, या इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना, सिग्मा। तो बताओ S क्षेत्रफल जो आप इस पृष्ठ का इस बेलन के अंदर रखे हुए हो, और तो सब बाहर निकल गया, ये सब बाहर है, इस बेलन के अंदर तो इस परत का कितना क्षेत्रफल है, ऐसी, ये तो बेलन फाड़ के निकल गया इसको, जैसे ये जो है ये बेलन तो इसको फाड़ के निकल रहा है, तो इतना इतना भाग ही
तो बेलन के अंदर रहा, इसका क्षेत्रफल मैंने एस कह दिया है ना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो एस क्षेत्रफल में आवेश कितना, सिग्मा एस। तो बंद बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, ठीक है ना। कितना लिखोगे साहब, समेशन क्यू आई इज इक्वल टू सिग्मा एस। ये आपने गाउस के नियम का राइट साइड तैयार कर लिया। ये क्यू आई है साहब ने पूरा, इसमें पेंट टिकता ही फिर फैलता, थोड़ा सा इरेजर लेते पूरा ही मिट जाता, तो आप समझ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे आप सरफेस डिसाइड करते हो तो आपने इतना एस क्षेत्रफल ही इस बेलन के अंदर रखा है, बाकी अनंत विस्तार की परत तो आपके लिए फालतू है, कोई मतलब ही नहीं आ रहा उसका, है। आप जो भाग कंज्यूम किए हो वो भाग ये रहा, इतना भाग ही आपने परत का ले रखा है, एस क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो एस क्षेत्रफल में, ठीक है सर। अब लेफ्ट साइड या राइट साइड का एक पद निकल गया, अब लेफ्ट साइड में आओ। बंद बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, है ना। तो आ जाओ सब, बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। राइट साइड की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, गॉस का नियम एक साथ नहीं लगा। तो सब बंद बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 5। आपकी पृष्ठ बेलनाकार है, बेलन 3 सरफेस से मिलकर बनता है ना। मैं दिखा देता हूं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। बेलन बनाने के लिए 2 वृत्ताकार सरफेस होनी चाहिए, और बेलन बनाने के लिए एक बेलनाकार सरफेस होनी चाहिए। तो बेलन का निर्माण हमेशा 3 परतों से होता है या 3 सरफेस से होता है, S1, S2, S3। तो सब कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स प्लस S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स प्लस S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये ध्यान रखें, है ना, और रखना भी चाहिए। इन तीनों समाकलन पर सर्किल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये तीनों सरफेस ओपन है या समतल पृष्ठ हैं। हाँ, इन तीनों से मिलकर क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये भी एक पृष्ठ, अब खुली पृष्ठ, अब तीनों को मिला देंगे तो बंद पृष्ठ बन गई। तो सब तीनों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अपन जोड़ देंगे तो बंद पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा, है ना सर। अब मैंने जैसा कि आपको पहले से बताता आ रहा हूं, फिर याद करवाता हूं, हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग रहा है, ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग रहा है, ई और डीएस के बीच कोण थीटा मांग, कुछ नहीं। तो सभी पे पहले तो क्या ले लो साहब, अल्पांश ले लो, ये छोटे छोटे अल्पांश ले लो, क्योंकि वह क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण मांगता है, ठीक है। ये अल्पांश ले लिए। क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत, वो तो हम पहले से वाकिफ हैं उससे। ये क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत, चलो ठीक है। अब आ जाइए विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का तो हमने चित्र बनाई रखा, विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत, चाहे बिंदु पीछे हो चाहे सामने हो, है ना। तो विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत, ये परत के तल के लंबवत, परत के तल के लंबवत,
और परत के तल के लंबवत, है ना। ये इसके लिए तो अपन पहले कर ही चुके होते हैं ना। ये एंगल हो गया सब 90 डिग्री। सब आपने सब जगह अल्पांश ले लिया है। अब इसको जवाब दो। तो जवाब दो सब पहले S1 S2 है वृत्ताकार पृष्ठ। तो पहले वृत्ताकार की बात कर लें। तो सब वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए, पहले इसके लिए बात कर लें। वृत्ताकार पृष्ठ वह समतल पृष्ठ हैं जो आपने एक समान विद्युत क्षेत्र के वजह से विचार में लाई थी। तो सब ये तो आपको पता ही है कि S1 और S2 पर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, एक समान है, क्योंकि वो तो समतल पृष्ठ बनाई उस व्याप पर है। तथा इस पर भी E और DS और इस पर भी E और DS एक ही दिशा में, मतलब पैरेलल है। तथा E पैरेलल DS यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। चलो सर, दो प्रश्नों का आपने डिटेल, तो इसका और इसका तो काम कर दिया आपने। S3 कौन सी पृष्ठ? बेलनाकार। चलो S3 को बेलनाकार बोलो। बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए। अब S3 की बात कर लें। यहां पर E और DS परपेंडिकुलर है, जो आपको दिखा रखे हैं चित्र में। EDS परपेंडिकुलर यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत लिमिटेड लिखना है। थ्योरी तो मैं जो लिखा हूं ये बस इससे ज्यादा मत लिखना। मैं खुद बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, ऐसा मुझे भी लग रहा है। इतनी भी मत लिखना, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी। हाँ, मतलब चित्र अच्छी होनी चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। बात को घिच पिच करने की या दूसरे को बेवकूफ समझने की या बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। जो बच्चा टीचर को चंगराने की कोशिश करता है, बेवकूफ बनाने घुमाने की कोशिश करता है, वो कभी अच्छे नंबर नहीं पाएगा। वो बेवकूफ बना रहा है, इसको सब जानते हैं, है ना। आप हो तो जो भी आपकी कॉपी जांच रहे हो, तो वो इतनी उम्र के तो होंगे ही सही के, जैसे अपने पिताजी की उम्र के लगभग या उससे थोड़े छोटे, इतनी तो उम्र होती है लगभग, है ना। तो वो सब इतना इस अनुभव से गुजरे होते हैं। इससे आप बेवकूफ मत बनो, जो भी लिखना है स्पष्ट लिखो। 2 में रख दो, है ना। तो सब 2 से समीकरण 2 में रखो 5। इसमें E कांस्टेंट बाहर निकाल दो। S1 थीटा बराबर 0 cos 0 1 ओनली रहेगा DS। इस पर आ जाओ, E बाहर निकाल दो। E कांस्टेंट है S2 पर, कोई थीटा बराबर 0, तो इसमें भी रह गया DS। इस पर आ जाओ, इस पे थीटा बराबर 90 डिग्री। थर्ड cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी एक लाइन इधर ले लेता हूं, या चलो अगले पन्ने पे ले लो, समझ में तो आई रही बात आपको, तो कोई दिक्कत है ना। इसको यही ले लेता हूं ताकि, है ना, इसको यहाँ लेने में फिर वहां मेरे को वापस बार बार इधर आना पड़ेगा। हाँ, ई ये वाला, ठीक है। खुद कहता है वो, आप समझने का प्रयास करो। वो कहता है संपूर्ण S1 कौन है? वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान रखा आपने? S मान रखा। इससे देखो S2 भी कह रहा है संपूर्ण S2 का मतलब क्या है? S1 S2 का मतलब वृत्ताकार है। वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्र S माने ही आपने, तो इसका मान भी S, इसका मान भी S, लिख ही रखा है इतने बड़े बड़े में। तो ES प्लस ES यानी कितना हो गया? 2ES। समीकरण 1 में मैं पेन चेंज कर लूं यहाँ पे, ना,
तो थोड़ा सा मेरे को दिखाने में अच्छा रहेगा। समीकरण 1 में आपने बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बता ही दिया, और समीकरण 2 में आपने 2ES द्वारा 3, ठीक है। समीकरण 3 में आपने कुल निकलने वाला फ्लक्स बता दिया। अब आप उसके नियम के पास जाओ, आपका सब चीजें तैयार है। तो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, है ना। इनको तो मैंने समझा ही दिया आपको, तो इनको तो बंद करो। पेज चेंज कर रहा हूं। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा एस, और बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 2ES, है ना। इस पे ये लिख देंगे अपन, है। तो नेक्स्ट पेज को लेते हैं, और अब अपन नेक्स्ट पेज पे अपना काम फाइनल कर देते हैं, है ना। आता है गाउस के नियम फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0 से, ठीक है। अब फाई की वैल्यू अपने को पता है इससे, है ना, और समेशन क्यू आई की वैल्यू, तो समेशन क्यू आई तो समीकरण 1 में और फाई की वैल्यू 3 में, तो सब बाय इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। रखो सब फाई बराबर 2ES, समेशन क्यू बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, एस कैंसिल बाय एस, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर या समीप स्थित बिंदु पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये सब परत के कारण उसके सम्मुख स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। आप चाहो तो, क्योंकि आपने जो सबसे पहले चित्र बनाया था वो दिशा का बनाया था, दिशा आपने दिखाई रखी परत के तल के लंबवत ईटा के, तो आप अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्शन का एक चित्र बनाए तो वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहिए। तो या अगर सदिश रूप लिखते हो तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ईटा, ये और ज्यादा बेटर लगना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब वेक्टर फॉर्म अपन ने इसलिए क्योंकि अपन दिशा को पहले ही हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है। चलो सब, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ए बी से लिख दूं, है ना। अब छोटी छोटी बातें करें, है ना। इसमें अनंत का तो अपने को कोई कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, है ना। अनंत परत होने का कोई ऐसा दिखा नहीं। इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रहा, है ना। तो क्षेत्रफल पर यह विद्युत क्षेत्र डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के कारण एक समान होती है। अब तो आप दूरी भी मत देखो, क्योंकि आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सब परत के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है, यह न तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न ही परत से बिंदु की दूरी स्मॉल आर पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, क्योंकि आर पर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनो, हम सिग्मा उस पोजीशन में मानते हैं जब परत अनंत विस्तार की थी। तो सब हमने अनंत विस्तार को कल्पना में रखते हुए ये विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है, इस विद्युत क्षेत्र की गणना की है। तो इस सूत्र का उपयोग आप सीमित विस्तार की परत के लिए भी कर सकते हैं। सीमित विस्तार की परत के लिए भी आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
अनंत जीवित रहे या अनंत की कल्पना सार्थक रहे, इसने ये ध्यान रखना कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में परत का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, या यूं कह दें परत के क्षेत्रफल की तुलना में बिंदु की दूरी अल्प होनी चाहिए। दोबारा एक बार सुन लें ध्यान से। आर पे डिपेंड नहीं कर रहा ई, इसका मतलब परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। नंबर 2, देखा जाए तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन सूत्र की व्युत्पत्ति यानी सूत्र का उत्पादन हमने अनंत विस्तार मानकर किया है, इससे इस सूत्र का इस्तेमाल आप सीमित विस्तार के लिए भी कर लेना, सीमित विस्तार की परत के लिए भी कर लेना, लेकिन अनंत की परिकल्पना तो रखनी पड़ेगी ना। तो यूं कह रहे हैं, लेकिन ये तभी लेना जबकि परत का क्षेत्रफल बिंदु की दूरी की तुलना में अधिक हो। यानी जैसे मान लो परत हो 40 वर्ग सेमी की और बिंदु की दूरी हो 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, तो उस समय 40 वर्ग सेंटीमीटर की जो परत होगी उसको अनंत ही मानना पड़ेगा। किसकी तुलना में? बिंदु की दूरी की तुलना में। क्लियर? अब सब क्योंकि आपको ये साफ दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र का दूरी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ग्राफ ट्रेस कर दें, है ना? ई वर्सेस आर के बीच में ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही खींचना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सभी बिंदुओं पर, यानी आर पे तो डिपेंड कर ही ना, सभी बिंदुओं पर समान है। तो ये सब परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये उसका या उससे संबंधित ग्राफ, ये कंप्लीट होता है बच्चों। अभी देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस एपिसोड को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, लंबा टाइम खींचता है तो, या लंबा टाइम खींच गया है ना, लगभग समय हो गया। अब इसको आप पढ़ना एक बार, है ना, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट में इसी से रिलेट रहना है। अभी मुझे इससे संबंधित कुछ और बातें समझानी है। मैं आपको जस्ट आइडिया देता हूं कि यदि परत एकल नहीं होती, उसकी परिमित मोटाई होती, यानी थोड़ी मोटी मानते, तो क्या होता? परत के बजाय प्लेट होती यानी पट्टिका होती, तो क्या होता? फिर एक विशेष न्यूमेरिकल भी कराना जो संधारित्र में काम आता है, तो वह कार्य में अगले लेक्चर में कराऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। बस आज इतना ही, बाकी फिर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।